लेकिन क्या होता है, ये 20, 22, 25 साल की एज तक के लड़के सारे ही गलती करते हैं। 25 साल की एज तक तो ऐसे घमंड में निकालेंगे, इतने एटीट्यूड में निकालेंगे कि हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं किसी की। बॉडी बनने के बाद तो इतना ओवर एटीट्यूड आ जाता है इनके पास कि भाई ठीक है, अभी ठीक है, अपना चल रहा है, बस मैं तो ये मेडल पे फोकस करूँ। अरे वो मेडल ठीक है भाई, वो मेडल तेरे खुद के लिए, तेरे घर वालों के काम भी नहीं आना है। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई लाखों फॉलोअर्स में पहुंच गए, कई तो मिलियन में हैं, और वो लोग नेचुरल बोल रहे हैं। और आज के 5 साल पहले मेरे से तो कंसल्ट करने इसलिए आए थे कि भाई हम क्या क्या मेडिसिन यूज करें। अच्छा, स्टेरॉइड्स पे यानी कि वो। अरे यार भाई, आज के 2 साल पहले की बात करते हैं तो लोएस्ट फेज 1-2 ही थे। अब तो हमेशा ही लोएस्ट फेज ही चलते रहते हैं। देखो क्या होता है, अब जितना आदमी को चाहिए होता है, हाँ, उससे हमेशा कम ही होता है उसके पास। यंग एज वाले लोग बिना बात ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं कितने यंग एज वाले लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ क्या हुआ, अच्छा तो चल रहा है सब सर, जॉब भी बढ़िया है सर, ये भी टेंशन होती है। मैंने क्या टेंशन होती है, फ्यूचर में क्या होगा। अब ये यंगस्टर लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है ना कि फ्यूचर में क्या होगा। अरे भाई मुझे खुद को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो तेरे को क्या पता। तो बट जो लोग जिम जा रहे हैं उन्हें कैसे अटैक आ रहे हैं? नहीं, जिम जाने भाई ये किसने कहा, मैंने तो किसी जिम में पढ़ा भी नहीं कि भाई आप जिम आ जाएंगे तो अब आप हमारा हो जाएंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि आपको एक अच्छी डाइट के बारे में, अच्छे रूटीन के बारे में और एक बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ टिप्स मिलने वाली है। तो नो डाउट वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आज आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन मिलने वाले हैं। अगर आप जिम जाते हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं या फिर बॉडी बिल्डर नहीं भी है, तो ये वीडियो आपको सभी को एक साथ देखना चाहिए और ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही लाइफ लर्निंग बातें की गई है और सर ने ऐसी बातें शेयर की हैं जो कि हम सभी को सुननी चाहिए। एक्चुअली में मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि पॉडकास्ट उस डायरेक्शन में जाएगा, बट फ्लो में उस डायरेक्शन में पॉडकास्ट गया जिसमें मैंने सोचा नहीं था। बट वो डायरेक्शन जहाँ पर भी गया बहुत अच्छा था। क्या बातें बताई हैं सर ने, क्या बातें की हैं हमने, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लर्निंग करने वाली है, बहुत ही अच्छे लाइफ लेसन दिए हैं सर ने। और ऐसा बॉडी बिल्डर का पॉडकास्ट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, आई एम श्योर आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये वीडियो आप देखिए और लास्ट तक देखिएगा। सर ने लास्ट में कुछ मैसेज भी दिया है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। मेरा वाला मैसेज एक बार देखना सर ने मुझे क्या बोला है। ओके सो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अब चलते हैं वीडियो में आगे। स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो सो मच। सबसे पहले आप ये बताइए आपके अकॉर्डिंग मैं फिट हूँ या नहीं? दिखने में तो फिट हैं आप। बट लोग बोलते हैं कि अगर कि आप थोड़ा कुछ खाइए, डाइट वाइट लीजिए और जिम जाइए, है ना। और अगर आपसे कोई कंपेयर करेगा तो अगर आपके साथ में बैठा हूँ तो ऐसे लगेगा कि थोड़ा फिट नहीं हूँ, आप फिट दिख रहे हैं ना। तो आपके अकॉर्डिंग आप मुझे ऐसा डाइट प्लान बताइए जो मेरे साथ साथ हर कोई फॉलो कर सके, जो जिम जा रहा है वो भी और जो जिम नहीं जा रहा है वो भी, ताकि कम से कम फिट तो रह सके। देखो बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए। फिट दिखने में होते हैं जैसे कि आप हैं, तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर 15% से कम है, और सीधी आसान भाषा में मैं समझाऊं तो अगर आपकी तौंद नहीं निकल रही है हाँ, और आप एकदम लीन लग रहे हैं, तो फिट माने जाएंगे दिखने में। दिखने में। ठीक है। अब फिटनेस स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक बोले तो कि मैं फिट हूं किस चीज में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ, ओके। मैं वेट्स अच्छे उठाता हूँ, मैं मेरी जिम की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन मैं मोटा हूँ। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए हाँ, कोई हाँ, कोई बहुत मोटा है हाँ, जनरली। लेकिन वेट बहुत अच्छे उठाता है, तो क्या वो फिट है क्या? नहीं। नहीं। एक है कि आप दिखने में बहुत फिट हैं, जैसे आपकी बात करें, लेकिन आपसे अगर जिम में अगर 5 किलो भी उठवाया जाए या 20, 30, 50 किलो की डेडलिफ्ट के लिए बोला जाएगा, या फिर मान लो कोई वेट लिफ्टिंग आपसे करवाई जाएगी, तो वो आपसे नहीं होती क्योंकि आपने किया नहीं कभी। हाँ, तो आप फिट हुए क्या? तो जब भी फिटनेस की बात आती है तो हमेशा स्पेसिफिक होना पड़ता है। हेल्थ एक चीज है जो टर्म है कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं, तो आप हेल्दी हैं। अगर आप डिजीज फ्री हैं तो आप हेल्दी हैं। ठीक।
लेकिन आप फिट है, इसके लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज में फिट है। एक साइकिलिस्ट जो है, उसकी लेग्स बहुत अच्छी होती है। जो साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिल चलाते हैं और जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, लेकिन क्या वो एक पावर लिफ्टर और वेट लिफ्टर जितनी स्क्वाट मार सकता है क्या? नहीं। कई मायनों में नहीं। बहुत बार हो सकता है कि करे वो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप ट्रेडमिल पे, अगर रेगुलर आप अपनी बात लें, ट्रेडमिल पे बहुत अच्छी रनिंग कर लेते हैं, लेकिन क्या आप बाहर दौड़ सकते हैं क्या? तो फिटनेस की जब बात आएगी तो स्पेसिफिक होगा कि भाई मैं किस चीज में फिट लग रहा हूँ आपको। तो जब आपको कोई सवाल पूछेगा या आप किसी से पूछेंगे, तो ये सवाल ये होना चाहिए कि आप फिट हैं क्या इस चीज में, आप फिट है क्या उस चीज में। पर्टिकुलर चीज में। पर्टिकुलर स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आप किस चीज में फिट है। ओके। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम ले लो, जैसे मान लीजिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग बड़े प्लेयर्स हैं, इनका नाम लेते हैं। तो ये लोग बहुत सुपर फिट हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक टर्म्स में सुपर फिट है, इनका एंड्योरेंस लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन आप इनकी फिटनेस को कंपेयर करेंगे किसी वेट लिफ्टर से या पावर लिफ्टर से, वो थोड़ी ना होगा, वो कभी नहीं हो सकता। वो अपनी फील्ड में फिट है। हाँ, तो वो सबको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, मैं इस चीज में बहुत सुपर फिट हूँ, ये चीज भी मैं कर पाता हूँ। जैसे ये लोग भी वेट ट्रेनिंग करते हैं, बट वो लेवल की नहीं करते जो वेट लिफ्टिंग वाले करते हैं। अब वेट लिफ्टिंग वाले हो सकते हैं कि बहुत ओवरवेट हो, दिखने में फिट नहीं होते हो, लेकिन उनके क्लीन एंड जर्क और स्नैच बहुत अच्छी होती है, वेट्स बहुत अच्छे उठाते हैं। ओके, तो मतलब एक जनरल डाइट तो हो सकती है सबके लिए, जो फॉलो कर सके डेली रूटीन में, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें। जनरल डाइट अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो वो लोग जो सुबह 9 से 5 वाले रूटीन वाले लोग जो होते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, 3 मेजर मील्स रखो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ठीक है, तीनों में फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स रखो, कुछ ना कुछ। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का मतलब ये है कि ह्यूमंस में जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है बॉडी, जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है, वो फर्स्ट क्लास होते हैं, बाकी सेकंड क्लास होते हैं। तो फर्स्ट क्लास में जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन है तो वी प्रोटीन हो गया और पनीर हो गया, और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे, चिकन, मटन, फिश, ये सब हो गया। सेकंड क्लास में आ गया आपके दाल, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्प्राउट्स और सोया जो पनीर आता है, टोफू, ये सब सेकंड क्लास में हो गया। तो कोशिश करो फर्स्ट क्लास रहे तीनों मील में प्रोटीन सोर्स, अदरवाइज सेकंड क्लास ले लो। ठीक है, कार्ब्स को और फैट को थोड़ा बैलेंस करके चलो, बहुत सारे कार्ब्स नहीं खाने, बहुत सारे फैट्स भी नहीं खाने। ठीक है, तो सिंपल है, तीनों मील्स को सुधार के रखो। पहली मील में मान लीजिए आपने थोड़ा सा पनीर ले लिया, दिन में थोड़ा सा दाल राजमा और चावल ले लिए, रात को कोई अंडे खाता है तो अंडे खा लिए, नहीं तो फिर से पनीर खा लिए, नहीं तो टोफू खा लिया। साथ में किसी को चावल खाने हैं, किसी को डोसा खाना है, इडली खानी है, पोहा खाना है, ऐसा कुछ खा सकते हैं। ओके। और जो भी लोग बिगनर्स होते हैं, आप उन्हें कैसे गाइड करते हैं कि जब आप जिम फर्स्ट टाइम जिम जाते हैं तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है? क्योंकि आजकल बहुत सारे मिस्टेक्स है जो लोग जाके करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं कि अब वो पता नहीं कब से जिम कर रहे हैं, बट जैसे मैं गया तो फिर मैंने भी उनके अकॉर्डिंग कि हाँ मैं भी, ईगो लिफ्टिंग हो जाती है ना, वो चीज। तो आप कैसे गाइड करते हैं बिगनर्स को? नहीं, बिगिनर एक टर्म है जो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल से वर्कआउट कर रहे हैं और फिर भी उनका वर्कआउट का लेवल ये होता है कि वो बिगिनर जैसे ही वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं कैसे कभी मतलब? आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, कभी जिम करता हूँ तो मन लगा के कर लेता हूँ, कभी तो नहीं कर पाता हूँ। ऐसे जो लोग हैं वो बिगिनर ही है 5 साल बाद में, क्योंकि वो लोगों ने फॉर्म एंड टेक्निक पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे ट्रेनर के साथ लग के, अगर आपने 6 महीना साल भर निकाल दिया है, फिर आपका ट्रेनर आपको अगर बोलता है, या आप खुद की वीडियोस बना के देख सकते हैं कि मेरी फॉर्म एकदम सही आ रही है, तो फिर लिफ्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है। लिफ्टिंग करने में बुराई तभी है जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं, किसी को शो ऑफ करने के लिए करते हैं। उसने 200 किलो उठाया, मैं 220 उठाऊंगा, उसने तो 300 किलो उठाया, मैं 320 उठाऊंगा, वो नहीं हो सकता। वो जब होता है तब कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। आप 250 किलो का पीआर करते हो और आप एकदम से किसी को देख के एकदम से टारगेट बना लेते हो 320 का, कि 2 महीने में 320 उठा के दिखाऊंगा, फिर वो आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाने लग जाते हो। फिर आप अलग से सब्सटेंसेस यूज़ करते हो, फिर आप सोचते हो मैं ज़्यादा प्री वर्कआउट ले लूँ, ज़्यादा कैफीन ले लूँ, मैं मेरी डाइट बढ़ा दूँ, फिर फैट बढ़ता है, स्टेरॉइड्स पे जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें। तो आप कैसे गाइड करना चाहेंगे उन्हें कि कुछ टिप्स बताइए एक दो कि आप ये चीज फॉलो कीजिए जब आप जिम जाते हैं तो?
देखो, लिफ्टिंग बढ़ाने के लिए बोल रहे हो? नहीं, जो कोई भी जिम जा रहा है ना स्टार्टिंग में, उनके लिए आप उन्हें कैसे गाइड करेंगे जो फर्स्ट टाइम जिम जा रहा भाई हम लोग तो जैसे रेनू पीटी स्टूडियो चलाती है, तो मैं तो जनरली ये समझता हूँ कि सबको अपने ट्रेनर की सुननी चाहिए। है? ठीक है, ट्रेनर जिस हिसाब से गाइड करता है वैसे वैसे चलते रहो, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो एक अपर बॉडी लोअर बॉडी का एक रूटीन कहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं। हम्म। तो आप 3-4 महीने तक यही फॉलो करें। एक दिन आपने अपर बॉडी किया, एक दिन आपने लोअर बॉडी किया, इंटेंसिटी मॉडरेट सी रहेगी, बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग करने की कोशिश ना करें जब तक कि फॉर्म्स एकदम करेक्ट नहीं हो जाए। अब अगेन बात वही आ जाती है कि फॉर्म देखेगा कौन कि सही है कि नहीं। ट्रेनर। तो ट्रेनर्स, मतलब ये वाले फील्ड में ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। तो आपको ट्रेनर पे तो रिलाई करना ही पड़ेगा। वरना बिना इंजरी भी हो सकती है। बिना ट्रेनर के आप आपको वो देखिए क्या होता है कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, आप कितना ही बड़ा एथलीट क्यों ना हो, ट्रेनर कोच तो सबके पास है। तो जब आप बिगिनर की बात आती है तो बिगिनर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, वहाँ तो फिर चलेगा ही नहीं। हम्म। उसको तो पता ही नहीं है कि क्या गलत था क्या सही था, और वो गलत गलत सीख रहा होता है। तो उसको 2 साल बाद पता चलता है यार ये चीज़ें, ये मूवमेंट तो मैंने बहुत गलत सीखे। फिर वो सीएनएस उसको इतना अडेप्ट कर चुका होता है कि फिर वो चीज़ें वो ठीक करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 2 साल से तो गलत करते आ रहे हाँ, तो ट्रेनर पे ही रिलाई करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। हैं। ओके। सो आप एक ट्रेनर है, कोच, एक साथ ही डाइटिशियन भी आप हैं, और बॉडी बिल्डर, और सब इंस्पेक्टर, और आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। तो आप अपनी जर्नी को बताइए कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी और ये सब अचीवमेंट्स आपने कैसे ली? स्टार्ट तो हुई थी कि मैं बहुत पतला था, हम्म। 57-58 किलो का, और मुझे मोटा होना था सिर्फ, बस बस वजन बढ़ाना था। तो मैंने बहुत सारा, किसी ने बोला था कि खाना खाना है बहुत सारा तो हम्म। मोटे हो जाओगे। तो मैं बहुत सारी रोटी खाता था, बहुत सारा, मतलब हॉस्टल में रहते थे हम लोग। मुझे याद है मैं 15, 20, 25 रोटी, 30 रोटी, 32 रोटी ऐसे खाता था दिन महीने में। की हाँ, या दिन एक की। टाइम की? दिन की मतलब, क्योंकि मैस में खाना लंच और हम्म। डिनर मिलता है, ब्रेकफास्ट में ये नहीं मिलता। मुझे उस टाइम जितना नॉलेज था, 2009 की बात है, तो जिसने कई लोग जैसे सुन लेते हैं कि मैं पूछ लिया किसी से कि यार जो भी मेरे से 65 किलो का भी होगा मैं तो उससे ही पूछ लेता कि भैया बताओ मैं कैसे बॉडी बनाऊं हाँ। कैसे, तो वो ज्ञान दे देता कुछ भी कुछ भी। तो लोगों ने बोला कि बहुत खाना खाओ, तो बहुत खाना खाना स्टार्ट किया। अब फैट बढ़ा, मसल बढ़ा, जो भी जेनेटिक्स ठीक थे, जल्दी जल्दी ग्रो करने लगे। फिर 2012 में कंपटीशन था, तब तक मैं थोड़ा ठीक ठीक एक्सरसाइज करने लग गया था 2-3 साल में। फिर वही कंपटीशन में गए, वहाँ से लत लग गई कि भाई हाँ आप मैं कुछ कर सकता हूँ, उसमें मेडल आ गया मेरा। फिर धीरे 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 जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जूनियर नेशनल्स, जूनियर एशिया, सीनियर नेशनल, फेडरेशन कप, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, शेरू क्लासिक मेरे पास 3 गोल्ड मेडल है, एक सिल्वर है। फिर अभी 2 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और फिलहाल मैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूँ। तो ये जर्नी के बीच में मेरा पैशन बॉडी बिल्डिंग रहा है, लेकिन मैंने काम को हमेशा तवज्जो दी है। काम मैं हमेशा ट्रेनिंग देता था, और मैं लोगों को डाइट काउंसलिंग करता था। उसके लिए मैंने मेरी सर्टिफिकेशंस और बहुत अर्ली स्टेज में ही कर ली थी। 2013 में मैं मुंबई चला गया था, जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। तो मैंने K11 एक फिटनेस एकेडमी है बहुत नामी, तो कईजात सर मेरे मेंटोर रहे हैं। कईजात सर के पास मैं काउंसलिंग के लिए गया था, तो उन्होंने बोला कि यार ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, तेरे को इस पे करना चाहिए। तो मैंने वो कोर्सेज़ किए, सारी चीज़ें की, और वहाँ से मेरे को एक नई चीज़ मिली कि यार पैशन तो है बॉडी बिल्डिंग, वो तो हम्म। मुझे पसंद है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, कमाऊंगा कैसे। कमाएंगे। तो वो चीज़ें मैं जब तराशता गया कि भाई हाँ देखते हैं, और डाइट बनाऊंगा, किसी को गाइड करूंगा। अभी क्या होता है कि गाइड करने की चूल तो सबको रहती है कि भाई जिम में गए और मैं थोड़ी सी मेरी बॉडी बन गई तो मैं अब आपको बोल दूंगा अरे कैसे कर रहे हो सही, लेकिन मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट मुझे ये हमेशा से था कि मैं ऐसे लोगों को भी गाइड करूं जो अपने फील्ड में सुपीरियर लेवल पे हैं। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सीए हो गए, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हम्म। मतलब जो मैंने अगर पर्सनल ट्रेनिंग की या जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन की किताबें पढ़ी हैं, अगर मैं उनको किसी डॉक्टर को देता हूँ तो उस आदमी का काम तो 12-12 घंटे सिटिंग पे बैठा रहता है, पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है। वो आदमी 4 दिन में पढ़ देगा उसको। उसको एनाटॉमी पहले से पता है, उसको फिजियोलॉजी पहले से पता है। तो मैं अगर ऐसे लोगों को भी गाइड करूंगा और ये लोग भी मेरे में कमी नहीं निकाल पाएंगे, तब मैं मानूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो हम्म। मेरा डे 1 से टारगेट फिक्स था कि कोई कमी कि तो ना निकाले अपने कि में। मेरे नॉलेज में कमी ना निकाले, और मेरे को बॉडी की वजह से कोई जज ना करे। हम्म। हमेशा से मैं बोलता आया हूं सबको, मैं अभी भी सबको बोलता हूं, अपनी बॉडी की वजह से अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही है ना,
तो वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। अगर आप अपनी बॉडी दिखा के किसी को पर्सनल ट्रेनिंग देते हो या किसी पे रौब झाड़ के ऐसा रखते हो कि भाई मेरी बॉडी है, मैं तो तेरी बनवा दूंगा, ये लंबा नहीं चलता है, ये कभी भी नहीं चलता है। भाई मैं जब पर्सनल ट्रेनिंग देता था तो मैं तो हमेशा से ही 115, 120, 122 किलो का रहा हूँ। अभी वेट ड्रॉप हुआ है, बाकी मैं अगर इस चीज को अगर प्राउड मानता तो मान सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। मेरे को हमेशा से पता था, लोग मेरी बॉडी की तारीफ करे ना करे, मेरे को ये जरूर बोले पीछे से कि यार ये नॉलेज बहुत अच्छा है। वो बहुत ही, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी जनरली है क्या कि वो लोगों को, आप नॉलेज तो बहुत दूर की बात, उनको एनाटॉमी तक नहीं पता है, फिजियोलॉजी तक नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है बाबा। तो प्रॉब्लम ये है। और पर्सनल ट्रेनर्स जितना अच्छा कर सकते हैं, जो लोग जितना अच्छा कर सकते हैं, इस कम्युनिटी को ही खराब कर रखा है लोगों ने। लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सनल ट्रेनिंग देना मतलब कि जिम में पार्ट टाइम जॉब करना, 15-20 हजार रुपए कमाएगा, इससे ज्यादा कुछ कमा नहीं अरे तुम्हें पता भी नहीं है, इससे 10 गुना तुम कमा सकते हो पर्सनल ट्रेनिंग से भी। हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग तो इतना बढ़िया प्रोफेशन है। मतलब मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद दूंगा कि मेरे को इस जैसे फील्ड में कैजाद सर की वजह से डाल दिया उन्होंने, जो मैं लकी हूं कि मैं आज इतना कुछ कर पा रहा हूँ। अदरवाइज तो मुझे पता है कि मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता तो कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग क्या है मतलब, आप अगर कोई भी गेम कर रहे हैं तो क्या है मतलब, आपने गेम किया, आपने नाम किया, लोग बोलते हैं जनरली मैं देश के लिए खेला हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। अरे तू किसी के लिए किया भाई, तू खुद के लिए खेलता है। वो आज कोई भी आदमी अगर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने भी किया है, ठीक है, वो सम्मान की बात है हमारे लिए। जब हम इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं, तिरंगा लहराता है, सब अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल काम कर किसके लिए रहे? खुद के लिए कर रहे हैं भाई। सही बात है। ठीक है, फिर बाद में आके नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो बाद में आके यहाँ पे खिलाड़ी ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे तो सरकार ने कुछ नहीं दिया, मुझे तो किसी ने, तो तेरे को चाहिए था क्या? आप तो देश के लिए मैं करते थे ना। हमेशा से मेरे स्टूडेंट्स को बोलता आया हूँ, बॉडी बिल्डिंग से अगर आपको पैसा चाहिए, जैसे मैं पर्सनली बॉडी बिल्डिंग में हूँ, अब मैं बाकी डाइट काउंसलिंग करता हूँ बाकी सारे स्पोर्ट्स वाले लोगों की, बॉक्सिंग, वुशु, सब लोगों की, लेकिन मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि अगर आप लोगों को गेम से पैसा चाहिए तो गेम छोड़ो, गेम से नौकरी चाहिए तो गेम छोड़ो। क्यों? सच बात है, ये गेम पे कहाँ फोकस होता है फिर? उनको तो बस एक ही चीज की लत लगी रहती है, तो सर मैं मिस्टर राजस्थान बन जाऊंगा तो कितना मिलेगा? अरे कितना क्या मिलेगा? मैंने सोचा क्या ये? किसी ने सोचा क्या ये? किसी ने नहीं सोचा भाई। आपका जुनून, आपका पैशन है, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं होता है कि मैं जल्दी उठ रहा हूं, मैं 6 बार खाना खा रहा हूं और मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करता हूं। सेक्रीफाइस थोड़ा ना है, तो तेरे लिए, खुद के लिए कर रहा है। ये तो खेल के लिए कर रहे हो। ये तो तुम तुम्हारे गेम के लिए कर रहे हो, तो ये सेक्रीफाइस थोड़ी हुआ। दुनिया पे क्या एहसान कर रहे हो भाई? क्या एहसान किया तो दुनिया? फिर सेक्रीफाइस क्या आपकी लोगों बॉडी? को यही लगता है, जो खिलाड़ी है उनको यही सेक्रीफाइस लगता है। तो आप अपने टाइम पे उठते हो, हाँ। ठीक है, एक बिजनेसमैन भी जल्दी उठता है, एक सीए भी जल्दी उठ सकता है, एक डॉक्टर भी रातों रात भागता है सर्जरीज के लिए। हर आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है ऐसे तो भाई। सबकी लाइफ में अपने सेक्रीफाइसेस है। आपके लिए क्या है? आपको क्या होता है एक्चुअली? खिलाड़ियों को प्रॉब्लम क्या हो गई है, खुद का कोई पैशन डेवलप करते हैं, खुद का कोई गेम वो चूज करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ना वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये गेम को मैं सरवाइव कैसे करूंगा, लॉन्ग टर्म में कैसे जाएंगे, मैं लंबा कैसे चलूंगा। मेरे को डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक तो ना मेरे घर वाले स्पॉन्सर करते हैं, स्टेट के बाद में होता है। मैं पर्टिकुलरली अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करूं, बाकी सारे गेम भी देखो महंगे हैं, कोई भी गेम सस्ता नहीं है कि आप सिर्फ ना रोटी सब्जी खा के या सिर्फ ना मतलब बहुत थोड़ा सा 2,000 रुपए 3,000 रुपए महीना खर्च करके आप इंटरनेशनल तो नहीं पहुंच सकते। देखो ये तो आप मान लो, ठीक है। तो जब आपके लाखों रुपए खर्च होंगे तब आपके पास स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएंगे? तब खिलाड़ी क्या करते हैं? तब खिलाड़ी बड़े किसी बिजनेसमैन के पास जाएंगे, किसी बिल्डर के पास जाएंगे, किसी स्पॉन्सर के पास जाएंगे, सर मुझे स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सर क्या सोचता है? तेरे को स्पॉन्सर करने से मेरा क्या फायदा? वो भी अपना फायदा देखेंगे। फायदा देखेगा। सही बात है। मैं लोगो लगाऊं? अरे भाई क्रिकेट को छोड़ के ऐसा कौन सा गेम है जिसमें तू लोगो लगा के पैसे कमा लोगे? हाँ, कोई सा नहीं है। आज मैं अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया, मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया गया? किसी ने नहीं किया, मैंने खुद ने किया। खुद नहीं किया। सीधी सी बात है ना, सबको खुद को करना पड़ता है। बट हम लोग भूल जाते हैं, खिलाड़ी जनरली भूल जाते हैं। और आधे, मैं कितने खिलाड़ियों की काउंसलिंग करता हूँ, हर गेम की, कबड्डी हो गया, वुशु हो गया, सब गेम्स की हालत है। इनको पता ही नहीं है कि हम लोग बाकी अर्निंग्स कहाँ से करेंगे। हालांकि ये गलत बात है कहना भी कि भाई खिलाड़ी को प्रॉपर टाइम ट्रेनिंग के लिए मिलना चाहिए, पर अरे भाई आपको देगा कौन? पैसा कौन देगा?
कुछ तो ऐसा साइड हसल बना के रखो हम्म, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, और वो सारा का सारा पैसा आप अपनी ट्रेनिंग पे खर्च करो। और वो पैसा भी आपकी फील्ड से ही आना चाहिए। आपकी फील्ड से आए तो आप भाई, चक्कर क्या है कि आपकी फील्ड से ही आएगा। आज जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, अगर मेरी जॉब नहीं होती हम्म, और अगर मैं जिम भी नहीं खोलता, ठीक है, और मैं अगर अच्छा नहीं कर रहा होता, तो मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और थोड़ा सा अगर मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग का नॉलेज होता तो मैं फिर भी पैसे तो कमाता ना। हाँ, मान लो मैं अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं बनता तो भी कमाता। हम्म, तो ऐसे खिलाड़ियों के साथ क्या होता है कि ये लोग जब बाद में बाई चांस गेम अच्छा नहीं रहा इनका 2 5 साल 10 साल बाद में, तो कम से कम एक स्किल तो डेवलप हुई कि उससे ये लोग कमा पा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि 20 22 25 साल की एज तक के लड़के सारे ही गलती करते हैं। 25 साल की एज तक तो ऐसे घमंड में निकालेंगे, इतने एटीट्यूड में निकालेंगे कि हम लोगों को कोई जरूरत नहीं किसी की। बॉडी बनने के बाद तो इतना ओवर एटीट्यूड आ जाता है इनके पास कि भाई ठीक है अभी, अब ठीक है अपना चल रहा है, बस मैं तो ये मेडल पे फोकस करूं। अरे वो मेडल ठीक है भाई, वो मेडल तेरे खुद के लिए, तेरे घर वालों के काम भी नहीं आना है वो मेडल। जॉब भी लगी, मेरे को बताओ, अगर मेरी जॉब लगी तो मेरे को फायदा है ना, मेरे घर वालों को क्या मिला? कुछ नहीं। फिर और वो तो सेटिस्फेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जॉब भी हर किसी को नहीं मिलती। मैं वही कह रहा हूँ, तो जॉब हर किसी को कहाँ मिलती है? हम्म, स्पोर्ट्स कोटे की जॉब तो बहुत रेयर है ना। तो वही चीज है। ये एक चीज है। तो जैसा आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि आपने खुद को स्पॉन्सर किया है ना, कि कोई स्पॉन्सर नहीं करता, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में भी लोएस्ट फेज आया होगा। सो वो कौन सा लोएस्ट फेज था और आपने उससे क्या सीखा? अरे यार भाई, आज के 2 साल पहले की बात करते हैं तो लोएस्ट फेज 1 2 ही थे। अब तो हमेशा ही लोएस्ट फेज ही चलते रहते हैं। कैसे? देखो क्या होता है, अब जितना आदमी को चाहिए होता है ना, हाँ, उससे हमेशा कम ही होता है उसके पास। अब अगर जनरली समझो कि मैं 2013 में ऐसे सोचा करता था, 12 की बात है, कि मैं ऑन का प्रोटीन लूंगा। मैं और मेरा एक दोस्त है मोंटी, मुझे पता है आज भी, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद है कि हम दोनों ऐसे हर बार सोचते थे कि यार मोंटी इस बार ना ये वाला प्रोटीन लेके चलेंगे। हाँ, एक भैया थे, शॉप थी उनकी, मतलब अभी भी है वो, रिंकू भैया। तो उनकी शॉप से हम लोग प्रोटीन लेके आते थे। तो मैंने कहा यार इस बार ना, ये तो महंगा प्रोटीन था, ऑन ऑन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, तो क्योंकि महंगा है। और ऐसे ऐसे भी तो घर होता है से ना, जो महंगा है पैसे तो आते थे अच्छा वही होगा। थे। फिर थोड़ी बहुत हम लोग क्या चापलूसी कर लेते थे कि भाई, अब जैसे बस की फीस आई मेरी, हाँ, तो बस की फीस को मैंने बचा लिया हाँ, और मैंने वो बस की फीस खुद रख ली, जो डलवाई है पापा ने बस की फीस कॉलेज जाने के लिए। और मैंने किसी की बाइक, कोई दोस्त बना लिया किसी को कि यार तू मेरे को छोड़ दिया अगर अपन साथ चलेंगे भाई भाई, ऐसे करके। तो ऐसे करते थे, हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं बता सकते ना कि 5,000 का डब्बा आता है हाँ, और वो डब्बा 15 20 दिन ही चलता है। भाई घर वाले, पापा ने कभी मना ही नहीं किया, पापा की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है, वही स्पॉन्सर करते रहे मुझे हमेशा। लेकिन उनको ये कैसे बताऊं कि 2013 में भी मेरा 40,000 का खर्चा है भाई महीने का, कैसे जब बोलूंगा? आप कुछ काम नहीं कर रहे तब भी। काम नहीं, उस टाइम तो चलो कॉलेज का लास्ट ईयर था, काम तो बहुत दूर की बात, लेकिन अर्ली अर्ली फेज जो होता है, अब जब आप चीजें सीख जाते हैं ना, कि जब अब जैसे मुझे पता है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ईडब्ल्यू क्या होता है, क्रिएटिन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, हम्म, और मुझे रिस्ट बैंड पता है अच्छी क्वालिटी के, मुझे एल्बो रैप्स पता है अच्छी क्वालिटी के, तो मुझे क्या लगता है कि हर चीज मेरी परफॉर्मेंस बढ़ाएगी हम्म, वर्कआउट में, तो हर चीज मुझे चाहिए। फिर आप तब तक मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाते हैं। तो मोटिवेशनल वीडियोस में कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ये चीज ले रहा है, कोई प्री वर्कआउट ले रहा है, यार प्री वर्कआउट से वर्कआउट अच्छा होता है, फिर खर्चा बढ़ गया। तो ऐसे करके खर्चे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि हमें हमेशा वो एक ऐसा लग रहा होता है यार काश ये चीज होती ना, तो अपन और अच्छा करते यार, और जल्दी बॉडी बन जाती है अपनी। तो ऑन का प्रोटीन लेने के लिए हम दोनों ने आधे आधे पैसे किए, फिर एक परचूनी की दुकान पे जाके स्कूप्स को आधा आधा किया डब्बों में, डब्बा एक ही था उसको आधा आधा किया। तो वो टाइम पे तो वही लग्जरी थी कि मैं ऑन का या आइसोप्योर का या कोई भी डब्बा जो मुझे चाहिए होता है वो मैं ले लूं, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2015-16 में फिर जब थोड़ी सी अच्छी इनकम हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर लगा कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। फिर उस टाइम भी कम रह गए पैसे, लेकिन फिर भी गाड़ी भी आ गई। फिर उसके बाद सोचा कि यार अब इतना हो गए तो कम से कम, अब जॉब का नहीं पता था 19 20 तक, तो मैंने कहा अभी शादी भी हो गई है, कुछ काम स्टेबल काम होने चाहिए। तो एक प्रोटीन हाउस तो है ही, लेकिन हमने सोचा कि कुछ जिम भी होने चाहिए। फिर जिम ओपन किए। तो फिर जब मुझे 5,000 चाहिए थे, तब मुझे आ, मिल रहे थे अपनी इनकम से या सब कुछ 3,000 रुपये। जब मुझे 50 लाख चाहिए थे तो मुझे 40 मिल रहे थे। अब आज मुझे, जैसे रेनू ने अभी नया स्टूडियो खोला है, तो अभी हम लोगों ने उसमें, जैसे रेनू ने अभी 1.5 करोड़ रुपए लगाए मान लो, तो अब फिर कम पड़ते हैं।
तो हमेशा ही कम पड़ते ना पैसे, तो लोएस्ट फेज तो ऐसा किसी का बहुत वो नहीं होता, मतलब तो आपकी लर्निंग क्या रही इससे? छोड़ो मत चीजों को, करते रहो। करते रहो। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत, मैं तो अभी भी हो जाता हूँ, रेनू संभालती है सब कुछ, क्योंकि बिजनेस तो वही देखती है, पिछले कितने सालों से यही देख रही है। मैं बहुत जल्दी पजल्ड हो जाता हूँ, मतलब जैसे अब तो मेरा काम बिल्कुल ही सेपरेट हो गया है, अब तो मैं पुलिस में हूँ, तो मैं अब सिर्फ गेम पे ध्यान देता हूँ अभी हाल फिलहाल तो, हम्म। ठीक है। मैं अब तो कुछ भी ना ट्रेनिंग्स करवाता हूँ ना कोई, मैं कुछ कोई काम नहीं करता हूँ। मेरे को जैसे ही कोई बोल देता था कि ये सैलरीज, ये खर्चा, ये किराया, ये और पैसे अगर कम हुए और इस महीने की सेल कम है, तो मेरा तो दिमाग खराब हुआ। तो ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये मुझे लगता है फीमेल्स अच्छा समझती हैं और उनको ही ध्यान देना चाहिए इसमें। आदमी तो स्टक हो जाता है एकदम। हाँ, स्टक क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है एकदम। अब क्या करें, अब बस बंद कर दो, सब सब बंद करो। छोड़ो उसको, हटाओ सब। तो वैसे होता है, और आपकी, पेशेंस चाहिए होता है। यानी कि आपकी वाइफ का सपोर्ट काफी रहा है आपकी लाइफ में, तो आप, और उनकी लाइफ में आपका कितना रहा है? अब पता नहीं, वो तो वही बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रहा होगा, मतलब ओके। और वो। हाँ, और जैसे जिम में ना बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, तो जिम की वजह से आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो गई हो? नहीं, लाइफ ट्रांसफॉर्म जिम की वजह से ही हुई ना, मैं बताऊं आपको। मैं इंजीनियरिंग करने जयपुर आया था, मैंने बीटेक करी है, कहाँ से? राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके। डिग्गी मालपुरा, उधर मालपुरा है हम्म। ना, उधर उधर। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मेरे कोई वो नहीं है कि कोई खराब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कमाता भाई। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता। मेरी बैक्स भी थी, मेरी बैक वैक क्लियर कर करा के भी मैं अगर बहुत अच्छा कुछ कर रहा होता तो मैं, मतलब मुझे नहीं पता होता कि मैं आज भी कुछ 30-40-50 हज़ार रुपये महीने से ऊपर नहीं पहुंचा होता। तो जिम मैंने स्टार्ट किया, मेरे में जो शौक था हम्म। उससे मैं एक तो इस कदर नाम बनाने में काबिल रहा कि मैं, मेरी पेपर में फोटोज आती हैं, और मैं आज जो, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर जिम मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं इस लेवल तक कभी आ पाता। मैं कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता, हो सकता है उससे ज़्यादा कमा रहा होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो खुशी मेरे को मिल रही है वो मिलती। क्योंकि ये आपका पैशन है इसलिए इसमें आप इतने डटे रहे हो, है ना? करेक्ट, करेक्ट। ओके। और फिट बॉडी और फिट माइंड के साथ साथ एक चीज और जरूरी है, वो है डाइट आपकी, है ना? तो सप्लीमेंट डाइट कितना जरूरी है आज के टाइम पे? एक वे प्रोटीन तो कंपलसरी बोलता हूँ मैं। सबके लिए। हम्म। चक्कर क्या है कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा भागम भाग है, हम्म। ठीक है। तो पूरी मील्स नहीं हो पाती लोगों की, प्रोटीन का काउंट पूरा नहीं होता है, तो एक अच्छी कंपनी का एक वे प्रोटीन होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता बहुत सारे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। ओनली अगर कोई भी जिम जा रहा है जनरली, नॉर्मल पर्सन जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, कंपटीशन नहीं खेल रहा है, तो वो अपनी डाइट के साथ साथ बस एक प्रोटीन और अगर ऐड कर ये वे सकते हैं। प्रोटीन ऐड कर सकते हैं तो करना चाहिए, और बाकी BCAA क्रिएटिन ये नहीं, सब फिर इन चीज़ों को, इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। फिर वो समझे नहीं, वो तो फिर आपकी आपकी इच्छा है। अगर आपने 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने किया अच्छा, और आपको एक स्ट्रेंथ का प्लेटो आ गया कि मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या मुझे हम्म। स्ट्रेंथ भी नहीं तो मुझे थोड़ा और बेटर करना है अपनी परफॉर्मेंस को, तो फिर क्रिएटिन भी स्टार्ट कर दो। फिर अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मैग्नीशियम भी चालू करना चाहिए, मेरी थोड़ा सा स्लीप पैटर्न्स भी ठीक हो जाए हम्म। और मैं थोड़ा स्लीप बेटर हो, तो मैग्नीशियम स्टार्ट कर दो। फिर तो मिनरल्स की बात आती है तो कैल्शियम भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जितना नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है उतना ठीक है, लेकिन जब आप अपना फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ा देते काम करने की, हम्म। तो बॉडी को रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो जब जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे उतने सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती रहेगी। और कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो नहीं लेने चाहिए, हार्मफुल है? प्री वर्कआउट्स। प्री वर्कआउट्स नहीं लेने चाहिए? हाँ, जो जैसे BCAA आते हैं और देखो बहुत सारे आते हैं, प्रोटीन आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, EAA, हम्म। BCAA, अमीनो टैबलेट्स, प्री वर्कआउट्स, फैट बर्नर्स, तो तो इनके बहुत सारे। साइड इफेक्ट्स क्या है, वो हेयर फॉल वगैरह? प्री नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। प्री वर्कआउट और फैट बर्नर्स में क्या होता है, एक तो हाई अमाउंट ऑफ कैफीन होता है, हम्म। ठीक है। बॉडी इतनी आदी हो जाती है उनकी कि फिर वो नॉर्मल कॉफ़ी पीने से भी हिट नहीं मिलता है, तो एक तो एडिक्शन बढ़ जाता है, हम्म। ठीक है। मानते नहीं है लोग, हो सकता है मान भी जाए, वीडियो देख रहे होंगे जो लोग। प्री वर्कआउट जो लोग ले रहे हैं, वो लोग प्री वर्कआउट के बिना एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और करते हैं जिस दिन, उस दिन कोई छोटा बॉडी पार्ट कर रहे होते हैं, या फिर उस दिन ना ऐसा टाइम पास सा कर रहे होते हैं।
कि ठीक है कर और फिर लेता हूँ। बाद में ऐसा बोलते हैं नहीं प्री वर्कआउट में तो क्या एडिक्शन है, अरे बहुत तगड़ा एडिक्शन है। प्री वर्कआउट और फैट बर्नर्स का तो बहुत तगड़ा एडिक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करके रखो। तो फिर उसकी जगह क्या लेना चाहिए, ओनली कॉफी ब्लैक कॉफी ले लो, बहुत है। बस, और कुछ नहीं लेना चाहिए? जैसे वो ग्लूकोज वगैरह आती है, ग्लूकोन डी ले लो आप, नहीं नहीं, ग्लूकोन डी और प्री वर्कआउट दोनों अलग हो गए। अलग हो गए। देखो प्री वर्कआउट मतलब स्टिमुलेंट, कोई भी चीज जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, हम्म। आपकी एक्टिविटी अच्छी करने के लिए, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है, ठीक है, वो चीज। ग्लूकोज तो हो गया कि आपकी ब्लड लेवल या ग्लूकोज लेवल थोड़े से कम है, तो ग्लूकोज अलग चीज होगी, प्री वर्कआउट अलग हम्म। चीज, दोनों अलग है। ओके। और जब जिम जाते हैं तो मसल माइंड कनेक्शन भी बहुत जरूरी है अगर आप जिम कर रहे हो तो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो 1 साल 2 साल जाते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 3 महीने भी, 3 महीने के अंदर ही उनकी बॉडी पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आई थिंक मसल माइंड कनेक्शन से होता है। तो ये क्या होता है और क्यों जरूरी है? कुछ नहीं होता मसल माइंड कनेक्शन। कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता अरे यार ये ऐसे है कि पहले मसल तो बने, है। फिर मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। तो बिगिनर लोगों को आप मसल माइंड बनाते रहो, बताते रहोगे, हाँ। नहीं बैठता है। देखो क्या होता है, वो इसलिए बोला जाता है कि भाई आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसमें प्रॉपर कंट्रैक्शन आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, तो मैं बाइसेप्स जैसे जनरली लोग ऐसे करते हैं, देखो ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता, मतलब कि इस ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है। ऐसे मसल माइंड कनेक्शन बोल देना और इसको जो समझा जाता है वो तरीका अलग होता है। कि जैसे लोग ऐसे समझते हैं इसको, अच्छा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा मेरा माइंड ना बाइसेप्स पे फोकस होना चाहिए। जब मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ ना, हम्म। अब बाइसेप्स पे आ रहा है। मुझे एक चीज समझाओ, ये डंबल है, सॉरी, हम्म। ये डंबल है और ये एल्बो है। एल्बो का अगर फ्लैक्शन होगा, ये मूवमेंट को फ्लैक्शन बोलते हैं, तो मैं अगर ऐसा भी सोचूंगा मेरी लेग्स पे आ रहा है, तो भी बाइसेप्स पे आ रहा है। करेक्ट ना? जॉइंट ऑफ एक्शन समझने पड़ेंगे। मेरी एल्बो का अगर फ्लैक्शन हो रहा है, एल्बो ऐसे फ्लैक्शन में मोड में है, ठीक है। ठीक है, तो बाइसेप्स पे लोड आ रहा है, हम्म। सिंपल। अब मैं ऐसे सोच रहा हूं बाइसेप्स, बाइस, अरे ऐसे नहीं होता है। माइंड मसल कनेक्शन ये नहीं है। माइंड मसल कनेक्शन का प्रॉपर मतलब कि फॉर्म एंड टेक्निक सही हो और आप जो मसल को टारगेट कर रहे हो उसी मसल पे ही फोकस होना चाहिए, वो हम्म। प्रॉपर तरीका है। ऐसे नहीं कि बस आप बस सोच रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं। फील तो क्या है, फील तो जितना कम वेट होगा उस पर ज्यादा फील होगा, फिर हाइपरट्रॉफी कैसे होगी? हम्म। तो माइंड मसल कनेक्शन का मतलब ये भी नहीं। लोगों को माइंड मसल कनेक्शन जनरली क्या लगता है, कम वेट लो और फोकस करो। चेस्ट कर रहा हूं तो धीरे धीरे धीरे, धीरे करो। अरे वो नहीं है। धीरे करना अलग टेक्निक है। स्लो इसेंट्रिक मतलब कि नेगेटिव्स को स्लो लेके आना, वो हम्म। अच्छी बात है, वो लाना ही चाहिए। हम्म। लेकिन तुम सोचते रहोगे कि मैं चेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को सच बताओ कि मैं ऐसे करके मैं ऐसे सोच रहा हूं, हाँ भी चेस्ट के फाइबर्स आ रहे हैं। अगर मैं ग्लूट्स सोचने लग जाऊं तो ग्लूट्स पे आएगा क्या? वो सोचने से नहीं होता ना, वो तो एल्बो का फंक्शन है, एल्बो और शोल्डर का फंक्शन है। अगर जॉइंट ऑफ एक्शन ऐसे हो रहे हैं तो ये चेस्ट पे आएगा, हम्म। एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है तो बाइसेप्स पे आएगा। हम्म। लेकिन प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक सही हो, वो मसल माइंड कनेक्शन है। ओके। और लेकिन आजकल लोगों को अटैक भी तो आ रहे हैं ना, जो जिम नहीं जा रहे हैं उनका तो चलो मान सकते हैं कि उनका खाना खराब है, डाइट खराब है, बट जो लोग जिम जा रहे हैं उन्हें कैसे अटैक आ रहे नहीं जिम जाने भाई, ये किसने कहा? मैंने तो किसी जिम में पढ़ा भी नहीं कि भाई आप जिम आ जाएंगे तो अब आप अमर हो जाएंगे। हैं? बट अटैक्स आ रहे हैं ना। आ सकते, तो जिम जाने वाले से अटैक आने का क्या लेना? बट वो तो फिट होते हैं ना वहां जाके। समझे नहीं? देखो ऐसा है कि पहले लोग जिम नहीं जा रहे थे। हम्म। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 100 है तो पहले 5 लोग जिम जाते थे, मान लीजिए, ठीक है। अब आजकल ना 20 लोग जाने लग गए हैं। तो पहले 5 में से 1-2 को हार्ट अटैक आते थे, ज्यादा सुनाई नहीं देता था। अब 20 में से 10 को आ रहे हैं तो सुनाई दे रहा है। अरे तो वो 20 सर जिम करने से आपने ये पूछा क्या उन लोगों से कि उन लोगों का स्ट्रेस लेवल क्या था, वो लोग खाना पीना सही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 90% लोग आजकल जिम में जाने वाले यंगस्टर्स तो ऐसे हो गए हैं, और जो स्टेरॉइड लेते हैं उनको तो ये गलत फहमी है कि कुछ भी खाओ, मस्कुलर रहते हैं वो मोस्टली, हम्म। क्योंकि कुछ भी आप स्टेरॉइड्स ले लो फिर वो मस्कुलर रहेंगे। और फिर कुछ भी खाते पीते रहते हैं, फिर रील्स बनाते हैं, फिर बोलते हैं मैं कुछ भी खाता हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमें भी पता है तेरे फर्क क्यों नहीं पड़ता, लेकिन उनको देख के बाकी लोग मोटिवेट होते हैं कि अरे यार अपन तो एक्सरसाइज करेंगे और कुछ भी खाएंगे। अब वो जो कुछ भी खाएंगे ना, वो धीरे धीरे आर्टरीज क्लॉग करता जाता है। और कईयों की बॉडी की टेंडेंसी होती है, कईयों की जेनेटिक हिस्ट्री होती है, कईयों की हेरिडिटी होती है कि भाई जल्दी अटैक आने की चांसेस है, और वो फिर आपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाए हैं, या आपका स्ट्रेस ज्यादा है, या आपकी हम्म। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है,
तो फिर वो जल्दी हो जाता है। अब वो तो ऊपर वाले की देन है। और थोड़ा तो हमें भी सिक्योर रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ब्लड रूटीन टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपको खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। जिम कर लेने का मतलब फिट नहीं हो गया ना, जिम कर लेने से तो फिट हो जाते तो फिर बात ही क्या। ओके, खाना पीना भी वो तो तो एक एक तरह से इम्पोर्टेंट डेली टास्क लाइफ का पार्ट मान सकते हैं जिम को, एक्सरसाइज को। है। और आप जैसे फिट दिख रहे हैं, है ना, तो आप फिजिकली तो स्ट्रांग है। हम्म। और अभी आपने बोला था कि जो काम होते हैं जो आपकी वाइफ अच्छा संभाल लेती है, तो आप मेंटली कितने स्ट्रांग है? फिजिकली तो आप मुझे दिख रहे हो, आप खुद को मेंटली कितना स्ट्रांग मानते हैं? यार अब कैसे बताऊं इस चीज को, तो मेंटली मतलब आप ऐसे बता दीजिए, मेरी आप लाइफ में, ज्यादा स्ट्रांग है या फिर आपकी वाइफ? देखो मैं एक चीज बताता हूँ। मेरी लाइफ में दो लोग हमेशा ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे को मेंटली बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। मैं बहुत बार हताश हो जाता हूँ, मैं रोता हूँ बहुत बार बहुत बुरी तरह रोता हूँ। मतलब आप मानेंगे नहीं किस किस चीज में नहीं होता है, हर चीज में होता है। तो मेरे मेरे फादर, हम्म। वो हमेशा, अब मुझे पता होता है कि इस कंपटीशन में तो मेरा सच में इस बार तो पता नहीं मेडल आएगा कि नहीं आएगा। उनको ऐसा लग रहा था तू तो जा, मेडल नहीं, गोल्ड आया गोल्ड आया। अरे वो अब वो ऐसा बोल के और प्रेशर आ जाता मेरे पे कि अब इन्होंने और बोल दिया है तो। बट वो एक अलग सा ही मोटिवेशन तो उनकी तरफ से रहता है। हम्म। फिर अभी वो है ही, और रेनू का भी सेम सपोर्ट मिल गया है, तो ये दोनों का थोड़ा सा एक अलग मेरी लाइफ में इम्पैक्ट है। ये दोनों मेरे को पर्सनली, क्या मेरे काम को जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, हम्म। इतने दिन क्या कर रहा था, अब क्या करता हूँ। और इनको एक एक छोटी छोटी बात का पता है। तो ये मेंटली मेरे को स्ट्रांग रखने में तो इन दोनों का ही हाथ है। मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो उतना ज्यादा तो नहीं हूँ। और मैं आपकी बहुत इमोशनल हूँ। इमोशनल हो आप? हाँ मैं बहुत बट इमोशनल फिजिकली तो काफी हट्टे हूँ, कट्टे। वो वैसे ही, बट वैसे मैं बहुत इमोशनल हूँ। वैसे अब वो तो आप काफी पतले हो गए अभी। अगर आप मूछें वगैरह रखे और आपका जो वेट था, अगर उसमें आप कहीं पे जाओ तो आदमी वैसे डरेगी, भैया थोड़ा ध्यान रखना। नहीं वैसे आपने कभी अपने ये इस चीज का फायदा उठाया, कभी किसी को डराया हो कि इधर आ रे? नहीं, मैं ऐसे नहीं करता। ऐसे मैं नहीं करता भी नहीं, और कभी करना माइंड में तो आएगा, आप 20-25 के होंगे तब। कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? यही तो बात है। क्या बात। मेरे को कभी घमंड भी नहीं आया। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं 122 123 किलो का हूँ और जिम में एकदम पम्प्ड अप हूँ। हम्म। और मैं मतलब लोग मेरे से ऐसे ही बात करें और भैया तो नहीं, मैं उनसे भी, मैं कभी आप कहे बिना बात नहीं करता हूँ। मैं कभी तू तड़ाके से बात नहीं करता हूँ। हम्म। मतलब मैं बहुत बहुत संयम से, और बहुत, मैंने अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप किया है, मैं अगर पुलिस में हूँ, या मैं अगर मान लो, मेरे से बड़े बहुत है भाई। लोग ओलंपिया बन गए, लोग लोग बहुत बड़े ओहदे पे हैं। मैं क्या, लोग मिस्टर जयपुर मिस्टर राजस्थान बनने के बाद इवन बने भी नहीं है, उससे पहले अगर जिम में भी सबसे अच्छे दिख रहे ना, तो वो भी ऐसे रहेंगे जैसे मतलब पता नहीं क्या। और एक, अरे मतलब अगर किसी दिन उन्होंने अपना पीआर भी कर लिया ना, पीआर मतलब कि मान लो आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं और हम्म। आपने आज 100 किलो उठा लिया, या हम्म। आपने 150 किलो उठा लाइफ में पहली बार, तो ही इतना तौश में रहते हैं। तो मुझे ये चीज आती नहीं जनरली। मतलब ऐसा कभी नहीं मौका पड़ा। मतलब हाँ, ऐसा जरूर है कि मेरे परिवार पे कोई बात आएगी या मेरे पे कोई बात आएगी कि जब मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो बात अलग है। हाँ, लेकिन वैसे नहीं, मुझे ऐसे ही वो अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे डराना। और तो चलिए, अब वेट लॉस की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद में हम स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। सो एक होता है वेट लॉस और एक होता है फेट लॉस, दोनों में क्या फर्क है? अब थोड़ा इस चीज को शॉर्ट में समझाना, क्योंकि आगे थोड़ा लंबा जाने वाला वेट लॉस तो मतलब वेट कम करना। है। अब उसमें बॉडी में मसल भी कम हो जाती है, वाटर टेंशन भी कम होता है, आपकी बोन की डेंसिटी भी कम हो हम्म। सकती है। फैट लॉस मतलब सिर्फ फैट को कम करना। ओके। सो मेजोरिटी लोगों को वेट लॉस के बारे में और फेट लॉस के बारे में गलत पता है, तो आप कुछ टिप्स बताइए जिनके थ्रू वो वेट लॉस अपना कर सकते हैं अच्छे से। वेट लॉस करने पे ध्यान मत दो। लोग जनरली 90 किलो का हूँ, 85 का होना है, 100 किलो हम्म। का हूँ, 90 का होना है, उस पर मत ध्यान दो। आपके जो इंचेस होते हैं ना, उस पर ध्यान दो कि कितने इंच कम हो गया। चेस्ट भी आपका फैट है तो हाँ कितना हाँ। कम हुआ, इधर नेवल पे फैट है तो कितना कम हुआ। तो जहाँ नेवल पे सबसे ज़्यादा फैट है, तो यहाँ से 4 इंच जाना चाहिए। हम्म। आर्म्स में आपका अगर आधा इंच भी गया है तो समझ में आया कि हाँ थोड़ा मसल डेवलप हो रहा है। इंचेस पे फोकस करो बजाय वेट के। और बेली फैट होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है उसे लूज वो करना। इसलिए हार्ड होता है क्योंकि वहाँ पे फैट की स्टोरेज सबसे ज़्यादा है, फैट सेल्स ही सबसे ज़्यादा है। हम्म। तो वहाँ पे सेल्स ज़्यादा है तो स्टोरेज ज़्यादा है। तो वो तो, अगर यहाँ पे 50 सेल्स है स्टोर की हुई, और यहाँ पे फेस पे या आर्म्स में 10 ही है, तो 10 में से 2 गए उधर, 50 में से भी 2 गए,
तो वहां तो फिर भी पता नहीं चलेगा, लेकिन इधर तो विजिबल इफेक्ट्स आ जाएंगे बस। ओके। और क्या बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस हो सकता है? हाँ, क्योंकि वेट लॉस तो घर बैठे हो सकता है। हो सकता है। कितने लोग करते हैं, कैसे हो मतलब सकता है? कितने ही कंपनीज वाले हैं और कितने ही ये जो घर बैठे वजन घटाएं, आपने नहीं देखा क्या? हाँ, सॉरी, वो तो फिर स्कैम हो गया ना। ये स्कैम नहीं है, मतलब ये स्कैम नहीं है। घर बैठे वजन घटाएं कोई स्कैम थोड़ी ना है, घर बैठे वजन घटाते हैं, लोग कैसे? घटवाते भी हैं। कैसे अरे घटाते? खाने को ही तो मैनिपुलेट करना है यार। अच्छा, अपनी डाइट को। हाँ, वजन कम करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, जब तक कि आपको कोई बहुत हार्मोनल इश्यूज ना हो और ऐसा कुछ नहीं। बस वजन हम्म। कम करना, लोग पता नहीं वजन कम करने के लिए इतना क्यों पीछे पड़े रहते हैं। मतलब थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है कि उनको एक डाइट फॉलो करनी पड़ती है ना, इसलिए। अरे यार वो तो अब सीधी सी बात है, अब आपको कलेक्टर बनना है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है और आप बोलो मैं तो प्रेशर में आ गया, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, तो फिर कैसे बनूं? मत पढ़ो। तो वजन कम करना किसको है? और जिसको करना है वो डाइट फॉलो करेगा, सीधी सी बात ठीक है, और एक चीज और है मार्केट में जो अभी आ रही है, ओजेम्पिक इंजेक्शन। वैसे तो उसका बेसिकली यूज होता है डायबिटीज के लिए, बट आजकल लोग उसका यूज कर रहे हैं, अपने पेट में लगाते हैं और उन्हें फील होता है कि उनका पेट भरा हुआ है और माइंड में सिग्नल्स जाते हैं कि हमको खाना नहीं खाना। तो जो सेलिब्रिटीज हम देखते हैं आज, करण जौहर, कपिल शर्मा, ये सब भी सडनली पतले हो गए। है। तो ये चीज नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यार ये तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन वाली बात है। ठीक है, डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं आजकल ओज़ेम्पिक, मुंजारो सब। हम्म। मैंने कई लोगों से बात करी है, कई लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई ये डॉक्टर का काम है, मैं तो बस की बात नहीं है, मैं नहीं गाइड करता इन चीज़ों में। अभी स्टडीज नहीं आई है उस पर इतनी, अभी अभी इतना कुछ नहीं हुआ है कि आप डिसीजन पे आ सकें। और अब देखो, अब ऐसे बातें बनाना कि जैसे अभी आपने बोला करण जौहर ने किया, मुझे नहीं पता किया होगा कि नहीं किया होगा। हम्म। हो सकता है कई लोग वेट लॉस भी ऐसे घटिया तरीके से करते हैं कि वो लोग बूढ़े बूढ़े लगने लग जाते हैं। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि किसी ने ओजेम्पिक लिया होगा या जिन लोगों को हम नाम ले रहे हैं उन्होंने लिया होगा। तो तो आप ये तो मानते हैं ना, इन चीजों के साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, साइड इफेक्ट्स तो है 100%। है ना? तो देखिए ना, जिम अगर कोई भी जाता है ना, तो उसके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो जैसे कि आप जिम जाओ और अपना घर का खाना खाओ, खत्म। सेकंड ऑप्शन है आप जिम जाओ, घर का खाना खाओ और सप्लीमेंट्स ले लो। थर्ड ऑप्शंस में आते हैं स्टेरॉइड्स। तो आपके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल पब्लिक है, उनके लिए कौन सी चीज सही है, आप वो बताइए। चॉइस पे डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है। नहीं, फिर भी एक बेसिक होता है ना कि सब कोई, चलो और कुछ नहीं तो ये चीज आप फॉलो करो, इसका आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। घर का खाना में पता है मुझे, ये जब भी लोग बोलते हैं घर का खाना खाओ, घर का खाना, अरे घर, आप घर का खाना खाते हैं, सब लोग घर का खाना खाते हैं, तो हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं? बाहर का खाना खाने से, ऑयली फूड खाने से। ऑयली फूड खाने से। तो ऑयल बंद कर दो घर में। कौन सा घर है जिसमें ऑयल बंद है? सब किसी। तो यूज करते हैं। एक तो ये कहना ही गलत है कि घर का खाना खाने से, घर का, अरे घर पे भी तो चीजें खराब बनती है यार, घर पे क्या। आप लोग गेहूं इतना खा रहे हैं, गेहूं इतना ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ाता है, आप लोग आटे को ही चेंज नहीं करना चाहते और फिर बोलते घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना। अरे यार, एक तो कुछ गधे इन्फ्लुएंसर्स आजकल ऐसे हो गए हैं जो अपने आप को नेचुरल बोल के और 4 रोटी खाएंगे दिन में लंच में दाल के साथ और बोलेंगे यहाँ से मैंने इतना ग्राम प्रोटीन पूरा किया और देखो मैं घर के खाने से मस्कुलर हो रहा हूँ। अरे यार, उनकी हिस्ट्री नहीं पता है। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई लाखों फॉलोअर्स में पहुंच गए, कई तो मिलियन में हैं और वो लोग नेचुरल बोल रहे हैं, और आज के 5 साल पहले मेरे से तो कंसल्ट करने ही इसलिए आए थे कि भाई हम क्या क्या मेडिसिन यूज करें। अच्छा, स्टेरॉइड्स पे हैं यानी कि वो। ये तो बकवास है एकदम। मतलब चलिए। घर का खाना, घर का खाना घर पे अच्छा बनाओ, मतलब बाहर भी अच्छा मिल सकता है, बाहर आप चूज करना सीख जाओ। हम्म। बाहर का खाना बकवास है क्या? हम तो बाहर ही खाते हैं। हाँ, तो बाहर का खाना चूज करना आना चाहिए ना, हर चीज ही बाहर की बकवास है क्या? तो फिर तो हम्म। क्यों रेस्टोरेंट्स खुले हैं? सब बंद होने आना चाहिए सबको। इतनी तो इनकी सेल होती है, बंद तो नहीं हो रहे, सब तो घर पे ही खाना चाहिए। सबको अगर अवेयरनेस है कि घर का खाना अच्छा है, तो सब लोग बाहर क्यों जाते हैं? घर का खाना खाना चाहिए, बट घर पे भी अच्छी चीजें बनाओ ना। ओके। घर पे पनीर, लोग पनीर तक बाहर से लेके आते हैं और फिर घर पे उसको फ्राई करके खाते हैं। अरे यार, पनीर तो घर पे बना सकते हो। फिर बोलते हैं घर पे पनीर खाया था। अरे घर का पनीर बना हुआ भी घर पे होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ओके। घर के उससे नहीं होता। और अभी तो आपने बोला था कि आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। हम्म, तो आप खुद को, आप भी तो उस चीज पे जा सकते हैं ना, अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, आप वो चीज क्यों नहीं कर रहे इतना?
पता नहीं मेरे मैं तो हाँ वो वैसे ही पता नहीं यार, बहुत मन तो करता है कि ये चीजें करें, वीडियोस बनाएं, सब कुछ करें, बनाते भी हैं कई बार, लेकिन ऐसा शायद हो सकता है, मैं अभी काम इतने हो गए हैं कि भाई अब तो चलो थोड़ा सा, अब तो जॉब के बाद तो सब कुछ फ्री हो गया हूँ मैं, क्योंकि अब मैं कोई काम करता नहीं हूँ, मैं तो नहीं, सिर्फ क्योंकि आपने बोला था ना आपके पास नॉलेज काफी अच्छा है, तो क्योंकि लोग लोग बोलते हैं ऐसा। हाँ, तो लोग बोलते हैं, तो वही चीज है ना, आप लोगों को और अवेयर कर सकते हैं उस चीज के थ्रू। यार मुझे पता क्या लगता है, अब हो सकता है ये सबको ही लगता हो, हाँ। जैसे कि मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ, ये जो मैं बोलूंगा, वो पहले से ही तो लोगों ने बता रखा है। जैसे कि मुझे पॉडकास्ट की बात करो, अब मैंने जैसे आपको आते ही बोला कि यार वो मेन वो सवाल मत पूछना, जैसे वो हाँ हाँ। आपने कहाँ से शुरुआत की, आपने क्या, आपका आपके गुरु कौन थे, अरे ठीक है वो समझ में आता है, अच्छी बात है, लेकिन अब वो हो तो गया यार, मतलब लोगों को क्या हर आदमी का ही सुनना है क्या? तो अब हो सकता है ये सोशल मीडिया मुझे थोड़े कम समझ में आती है, पर अगर समझ में आएगी तो फिर मैं करूंगा। करेंगे। ठीक करना है। तो है। और आपको लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट है अभी तक, कि वो चीज कर लेनी चाहिए थी, या फिर वो चीज क्यों कर दी मैंने? नहीं ऐसा तो कुछ कुछ नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं ना उधर कुछ। नहीं हुआ, कोई वैसा बिगाड़ नहीं, तो वापस आ जाएगी। अच्छा, ऐसा कोई खास रिग्रेट नहीं है। हम्म, और आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? सक्सेसफुल होने का मीनिंग क्या है, एक्चुअल उसकी डेफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग, और आप क्या सक्सेसफुल खुद को मानते हैं? बिल्कुल। मानते हैं। मेरे अनुसार क्या है कि आपने अपने माँ बाप को वो खुशी देनी है जो वो चाहते थे, हम्म। वो मैंने किया, तो मैं उस टर्म में खुश हूँ। मैं जिससे चाहता था उससे शादी की, तो मैं उस टर्म में सक्सेसफुल हूँ। मैं जो चाहता था कि मैं लोगों को गाइड करके ही पैसे कमाऊं, या फिर मैं बॉडी बिल्डिंग से कुछ, मतलब ऐसा कुछ हो जाए मेरा कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और इसी से मेरा काम बन जाए, इसी से मेरे पैसे आते रहे, या यही मेरा धंधा बन जाए, हम्म। तो वो भी है। तो यही चाहिए होता है, आप अपने माँ बाप को खुश रखो, अपना परिवार सब सही, और आपकी नौकरी और आपका काम और सब, तो मतलब अब फिर तो क्या है कि अगर एक नंबर से अगर सक्सेस आंकी जाए तो वो तो अभी नहीं आई है, कि भाई इतने नंबर हो गए हैं मेरे पास, इतनी नेटवर्थ हो गई, वो तो नहीं अभी। लेकिन हाँ यूं है कि उतने भी अब नहीं है, कम कि भाई लोग कम आंकेंगे। तो मेरी नज़र में सक्सेसफुल यही है कि मैंने जो जिन जिन को खुशी देनी चाहिए थी, हम्म। उन सबको मैं खुशी दे रहा हूँ, और जो मैं चाहता था बॉडी बिल्डिंग से ही अपना करियर बनाना, उसी से मैं सब कुछ अपना करूं। देखो बहुत बार ऐसा होता है, मैं देखता भी हूँ कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका मन बॉडी बिल्डिंग में या किसी चीज़ में है, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। हम्म। वो नहीं होना चाहिए, वो मुझे बड़ा खलता है, फिर मजे मजे में ही काम हो जाता है। अगर आप अपनी फील्ड में होते हो तो। हम्म, ओके, और अब जो भी यंगस्टर्स हैं, और मैं भी एक यंगस्टर ही हूँ, तो मेरी एज के जो भी लोग हैं, और आप मुझे या फिर मैं उन यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, एक लाइफ लेसन? बॉडी बिल्डिंग वगैरह सब साइड में कीजिए, आप एक लाइफ लेसन दीजिए सबको। बढ़िया खाओ पियो मौज करो, एकदम मस्त रहो, और गंदा मत खाओ बस। अरे यार ऑब्वियस सी चीजें हैं जो सबको पता है, मीठा वीठा नहीं खाना, ये सब नहीं करना, और अपनी हेल्थ को एंजॉय करो। और ठीक है, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, आप जिन जिन लोगों को खुशी दे सकते हो उनको खुशी दो, अपने माँ बाप को, अपने बीवी और जो बच्चों लोग को। अभी यंग एज में स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको उनको क्या करना चाहिए? बिना बात ही आ जाते हैं, यंग एज वाले लोग बिना बात ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं कितने यंग एज वाले लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ क्या हुआ, अच्छा तो चल रहा है सब सर, जॉब भी बढ़िया है सर, ये भी टेंशन होती है। मैंने क्या टेंशन होती है? फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, तो अब बड़ी। ये यंगस्टर लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि फ्यूचर में क्या होगा। अरे भाई मुझे खुद को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो तेरे को क्या बताओ। तो वही तो ना, फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करूंगा। तू अभी जो कर रहा है वो तेरी औकात से बहुत बड़ा है। हाँ। तू अभी जो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तू किसी नशे पते में नहीं है, तू अच्छी जगह काम कर रहा है, या तू अच्छा काम कर रहा है, या काम भी नहीं कर रहा है तो कुछ कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो अच्छी बात है। कम से कम यहीं से सब सुधार लो। बट कर कुछ नहीं रहे हैं मोस्टली लोग, और फिर भी उनको टेंशन है कि मेरा क्या होगा फ्यूचर में। तो करने से होगा ना फ्यूचर तो। हम्म। वही चीज है, तो बिना बात में स्ट्रेस में आते हैं यंगस्टर्स, तो अब मैं क्या बोलूं, बिना बात ही आते हैं। ऐसे ही है।
तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और अगर आप थैंक यू। मुझे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं, अब क्या बोलूँ मैं अब? इसमें तो क्या बोलूँ यार? इस जगह तो काट लेना लास्ट में। वैसे बड़ा मजा आया। है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही मज़ेदार बातें की सर ने हमारे साथ, बहुत ही अच्छे लाइफ लेसन दिए और बहुत सी ऐसी टिप्स बताई हैं सर ने, जो कि आपको अपने जिम में ही नहीं, अपनी लाइफ में भी बहुत ही काम आने वाली है। सो ऐसे ही आपके लिए और अच्छे-अच्छे गेस्ट, बहुत ही अच्छे-अच्छे गेस्ट जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। किसी भी तरीके से, चाहे छोटा-सा चेंज हो या फिर बड़ा चेंज हो, चेंज तो चेंज होता है। आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म होती है छोटे-छोटे चेंजेस से ही। कोई बड़ा कोई बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन या फिर कोई बड़ा चेंज सडनली नहीं आता, वो आपके छोटे-छोटे स्टेप्स से आता है। तो आप हमारे गेस्ट से सीख सकते हैं, और हम ऐसे ही गेस्ट लाएँगे आपके लिए, जो कि हमें लाइफ लर्निंग देके जाए और एक अच्छी लाइफ जीने का तरीका बता कर जाए। ओके, और ठीक है, ये था आज का पॉडकास्ट हमारा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कौन सी चीज़ अच्छी थी और कौन सी चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।